गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास तक बेटा हमने एम्पियर के परिपथ नियम के चारों अनुप्रयोग कर लिए, ठीक है ना। परिनालिका, टॉरॉइड, ठीक है ना, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र और बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथ नियम से हमने ज्ञात कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा धारामापी, और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, बहुत लेंथी चैप्टर था धारामापी। देखो इसको हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे लैब में। धारामापी नाम से तो पता चल रहा है धारा का मापन करेगा, बट हम धारा का इससे मापन नहीं करते हैं। हम धारा का केवल विक्षोभ पता करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में अगर धारा का विक्षोभ पता करना, धारा है कि नहीं है, उसके लिए हम धारामापी काम में लेते हैं। तो इसका उपयोग आपको पता चल गया। धारामापी की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा का विक्षेप पता किया जाता है। धारामापी की सहायता से, धारामापी की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा के विक्षेप बोल दो, विक्षोभ बोल दो, एक ही बात है, विक्षेप का पता किया जाता है। इसका यूज पता चल गया हमें, पता किया जाता है। धारामापी की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा के विक्षेप का पता किया जाता है कि भाई धारा है कि नहीं परिपथ में, ठीक है ना। ये जो धारामापी होती है ये विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब जब इसके अंदर कुंडली होती है, धारामापी में तांबे के तारों की कुंडली होती है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और धारा प्रवाहित करी जाती है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। विक्षेप उत्पन्न होगा तो आपकी धारा में अपन बोलेंगे कि वहां धारा उपस्थित है। विक्षेप तभी उत्पन्न होगा, टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही है जो हमने पहले किया हुआ है। तो जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में एक बल आघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, विक्षेप बल आघूर्ण, जिसका मान अभी हमने निकाल लिया था, NI sin थीटा होता है, और उसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है ना। बल आघूर्ण लगता है जब एक कुंडली को, धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, जिसकी वजह से इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंडली में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। धारामापी दो प्रकार की होती है। धारामापी के प्रकार देखो, धारामापी के प्रकार, धारामापी दो प्रकार की होती है। पहली बात करें चल कुंडली धारामापी, दूसरी चल चुंबक धारामापी। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, दूसरी चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी हमारे कोर्स में यही है, चल कुंडली धारामापी। चल चुंबक धारामापी अपने कोर्स में नहीं है। चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार की होती है। निलंबित कुंडली, निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरी किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी। धारामापी, चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार की होती है, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी की केवल संरचना अलग होती है, बाकी सिद्धांत और क्रियाविधि दोनों का समान होता है। सिद्धांत और क्रियाविधि किसी का भी पूछे एक ही है कॉमन, दोनों की रचना थोड़ी सी अलग है, संरचना थोड़ी सी चेंज है, बाकी सिद्धांत और क्रियाविधि दोनों की समान है। अब हम पहले पढ़ेंगे बेटा निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना, उसका सिद्धांत और क्रियाविधि आज पहले ये देखते हैं। उसके बाद अपन किलकित कुंडली धारामापी की संरचना देखेंगे केवल, फिर इसमें कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर धारामापी की सहायता से एमीटर का निर्माण कैसे किया जाता है, वोल्टमीटर का निर्माण कैसे किया जाता है, और चैप्टर फिनिश हो जाता है। देखो निलंबित कुंडली धारामापी, पहला टॉपिक आपका है निलंबित कुंडली धारामापी। देखो बेटा, सस्पेंडेड निलंबित कुंडली धारामापी। जब आपको ये धारामापी बनानी हो तो इसके लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक जो उपकरण है वो देखो। पहले हमें चाहिए दो बड़े अवतलाकार चुंबक, दो अवतलाकार
चुंबक, बताएंगे अवतलाकार ही क्यों लेते हैं, 2 अवतलाकार चुंबक, उसके बाद तांबे की कुंडली, आयताकार तांबे की कुंडली, आयताकार तांबे की कुंडली, आयताकार तांबे की कुंडली, दूसरा ये हो गया। तीसरा इसमें देखो कुंडली हो गई, आपका चुंबक हो गया, उसके बाद फास्फोर ब्रॉन्ज का तार, फास्फोर ब्रॉन्ज, फास्फोर ब्रॉन्ज मिश्र धातु होती है उसका तार का पतला तार चाहिए होता है इसमें, फास्फोर ब्रॉन्ज धातु का पतला तार, ठीक है। उसके बाद अपन काम में लेते हैं इसमें फास्फोर ब्रॉन्ज का पतला तार हो गया, और एक समतल दर्पण भी हमें काम में लेना होता है, समतल दर्पण, ठीक है ना, समतल दर्पण हो गया। एक इसको एडजस्ट या सेट करने के लिए स्टैंड की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, स्टैंड, जिसके ऊपर ये सारा अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, स्टैंड के ऊपर ही सारा अरेंजमेंट किया जाएगा। ये उसका जो बाहरी संरचना है वो हम काम में लेंगे, पैमाना वगैरह भी हम देखेंगे, इसमें संकेतक पैमाना भी। समतल दर्पण हो गया, फास्फोर ब्रॉन्ज का पतला तार हो गया, कुंडली। हाँ, एक और चीज जो होती, नरम लोहे की कुंडली, क्रॉड, नरम लोहे की क्रॉड, ठीक है ना, एक बेलनाकार क्रॉड होती है, बेलनाकार नरम लोहे की क्रॉड होती है, जो भी हम इसमें काम में लेते हैं। अब मैं देखो इसका डायग्राम बनाऊंगा। अगर ये 6 चीज आपके दिमाग में है तो इसकी संरचना बनाने में या इसके डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपने लिखा अवतलाकार 2 चुंबक, ठीक है ना, उन दोनों अवतलाकार चुंबक को देखो अपन इस तरह से सेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं ताकि ऊपर आराम से बन जाएगा डायग्राम। 2 चुंबक लेंगे जिसमें एक आपका एन सिरा, एक का एन सिरा इधर रखा, दूसरे का एस, ये एन और ये एस, इस तरह से अवतलाकार 2 चुंबक काम में ले लिए हमने। इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसका कारण बताऊंगा, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा कि भाई यहां से जो कोई बल रेखा निकलेगी वो ऐसे जाएगी, यहां से जो बल रेखा निकलेगी वो ऐसे जाएगी। इस तरह से हम बोलेंगे कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बीच में आयताकार तांबे के तारों की कुंडली बीच में रखी जाती है। आयताकार तांबे के तारों की कुंडली जिसमें फेरों की संख्या n है, यानी कुंडली, और इस कुंडली के बीच एक नरम लोहे की क्रॉड रख दी जाती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करने के लिए नरम लोहे की क्रॉड काम में ली जाती है, और ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र इसलिए काम में लिया जाता है ताकि जो इस कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है वो हमेशा 90 डिग्री रहे। फिर इस पूरी व्यवस्था को एक फास्फोर ब्रॉन्ज, ये जो कुंडली है इसको एक फास्फोर ब्रॉन्ज के तार से जोड़ दिया जाता है। ये फास्फोर ब्रॉन्ज का तार है, पतला तार, मिश्र धातु का ही लिया जाता है। उसका कारण बताऊंगा क्यों लिया है ये, ठीक है ना। और इस अरेंजमेंट को एक स्टैंड से इस तरह से अपन जोड़ देंगे, ठीक है ना। नीचे भी अपन एक स्टैंड बना लेंगे ऐसे, इस तरह से स्टैंड में लेंगे। ये एच आकार का स्टैंड इस तरह से अपन बनाएंगे, और फिर यहां मरोड़ी टोपी की सहायता से T1, यहां से पॉट निकाल लिया T1, इसको बोलेंगे मरोड़ी टोपी। स्क्रू, ठीक है ना, पेच निकाल लिया यहां से स्क्रू, जिसकी सहायता से अपन यहां से पॉट निकाल लेंगे। ऐसे ही इसमें T2 पॉट, T1 और T2 के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, ठीक है ना।
और ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का तार है इसके ऊपर एक समतल दर्पण ऐसे हम चिपका देंगे। ये आपका एक समतल दर्पण है, यहाँ पे समतल दर्पण, और ये जो तार है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज मिश्र धातु का तार है, ठीक है ना। ये चुंबक हो गए, ये आपकी कुंडली हो गई, तांबे के तारों की कुंडली, विद्युत रुद्ध तांबे के तारों की कुंडली हो गई। इसको बोलेंगे नरम लोहे की क्रोड, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। ये लगभग आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखो आपने 6 चीजें लिखी, वो सारी चीजें आ गई इसमें। चुंबक आ गए, तांबे की कुंडली आ गई, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का तार आ गया, समतल दर्पण आ गया आपका स्टैंड, और लास्ट में आपने लिखा नरम लोहे की क्रोड, वो भी आपने काम में ले ली। नरम लोहे की क्रोड जो है वो बीच में रखी जाती है। अब देखो काम कैसे करता है। रचना आपने बना ली, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, सारा कंसेप्ट इजी है। हम इसके सिद्धांत की बात करेंगे। आपने रचना में ये सारी चीजें लिख ली, अब हम इसके साथ के साथ रचना में केवल आपको डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है कि आपने कैसे कैसे इसको कनेक्ट किया हुआ, कैसे जोड़ा हुआ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड से दो चुंबक जो है N और S दोनों अवतलाकार के हैं। दो चुंबक N और S अवतलाकार के इस तरह से आपने स्टैंड के साथ जोड़ दिए। बीच में नरम तांबे के तारों की एक कुंडली और उसके बीच में नरम लोहे की क्रोड रख दी, और फिर इस कुंडली को फॉस्फोर ब्रॉन्ज के तार से इस तरह से जोड़ दिया हमने। यहाँ मरोड़ी टॉपिक की सहायता से पेच बाहर निकाल लिया और यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने बाहर ले लिया पेच, ठीक है ना, यहाँ से जोड़ के इस तरह से यहाँ से कनेक्ट है तार स्टैंड से। ये पूरी व्यवस्था हमने कंप्लीट कर ली। अब इसका सिद्धांत मतलब ये कैसे काम करता है, ये जो दर्पण जोड़ा इसका क्या काम है, ये अवतलाकार चुंबकीय क्षेत्र अपन ले रहे हैं इसका क्या काम है, ये नरम लोहे की क्रोड क्यों बीच में रखी है उसका काम जो है ना, वो सारा हम सिद्धांत और क्रियाविधि पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की। पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा, सिद्धांत की। देखो सिद्धांत बहुत आसान है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। आपने व्यवस्था बना दी, आपने सर्किट कंप्लीट कर लिया, ये डायग्राम बना लिया, रचना इसकी देखिए कि निलंबित कुंडली धारामापी इस तरह से हम बनाएंगे। निलंबित क्यों बोला इसको, सस्पेंडेड। आपने देखो एक कुंडली बीच में लटकाई हुई है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। जैसे ही हम T1 और T2 से धारा प्रवाहित करेंगे, बैटरी जोड़ के धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये धारावाही कुंडली जो है इसमें धारा प्रवाहित होगी। कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगी तो ये धारावाही कुंडली की भांति व्यवहार कर रही है चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें बलागुण लगेगा, विक्षेपक बलागुण, ठीक है ना। तो सिद्धांत में देखो, जब कुंडली में कैपिटल I धारा प्रवाहित की जाती है तो जब कुंडली में कैपिटल I धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में एक विक्षेपक इसलिए बोला कि भाई जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली घूमती है तो विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है ना, अपनी माध्य स्थिति से बदलती है, चेंज होता है, एक विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, लगता है उस पर। उसका मान देखो कैसे निकालेंगे, विक्षेपक बल आघूर्ण जिसको टॉ डिफ्लेक्शन बोलेंगे। अतः उस टॉ डिफ्लेक्शन का मान जो है, टॉ डिफ्लेक्शन का मतलब विक्षेपक, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, इसमें प्रवाहित धारा a, कुंडली के तल का क्षेत्रफल a, चुंबकीय क्षेत्र b sin थीटा, ये ज्ञात कर दिया सूत्र हमने, NIAB sin थीटा, जहां NIA को m से निर्देशित किया था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, MB sin थीटा या MB m क्रॉस b ऐसा लिखा था हमने। तो कुंडली में फेरों की संख्या n, इसके तल का क्षेत्रफल a, प्रवाहित धारा I, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो b है। चुंबकीय क्षेत्र n और s के कारण है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, हम इसके नीचे लिखेंगे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। थीटा जो है वो a और b के बीच का कोण है, कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य हमेशा थीटा 90 डिग्री होगा।
कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ हमेशा कितना कोण बनाएगा बेटा? 90 डिग्री। किस कारण से? इस त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और ये जो बीच में हमने नरम लोहे की रॉड रखी है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी तो जो विक्षेपक बल आघूर्ण है उसके मान में वृद्धि होगी, जिससे कुंडली में विक्षेप जल्दी उत्पन्न होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है ना, जो हमें चाहिए। थीटा का मान 90 डिग्री इसमें रखूंगा तो टॉर्क डिफ्लेक्शन का मान आएगा NIAB sin 90। sin 90 का मान बेटा 1 होता है, इसलिए टॉर्क डिफ्लेक्शन आपके पास आ गया NIAB, समीकरण संख्या 2। अब देखो, इस विक्षेपक बलागुरण के कारण कुंडली में क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा, कुंडली घूमेगी। ठीक है, जैसे ही घूमेगी तो इसके साथ ये जो फास्फोर ब्रोंज का तार है उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा। विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण फास्फोर ब्रोंज के तार में ऐंठन उत्पन्न होगा। ऐंठन होगा जिसके कारण इसके विपरीत दिशा में, विक्षेपक बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में एक रीस्टोरिंग बोल देते हैं उसको अपन, या ऐंठन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जो उसको वापस माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जैसे हमने 11वीं क्लास में सीखा था कि जब अपन तार को खींचते हैं तो जिस दिशा में खींच रहे हैं उसके विपरीत दिशा में उसमें प्रत्यानयन बल लगता है, उसको प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी बोल सकते हैं। प्रत्यानयन बल लगता है, ठीक है, बराबर -kx पढ़ा हुआ है। इसी तरह से जब इस कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा या विक्षेप बल आघूर्ण लगेगा जिसकी वजह से कुंडली विक्षेपित होगी, घूमेगी, तो इस तार में क्या होगा? ऐंठन उत्पन्न होगा। ऐंठन उत्पन्न होगा तो इस विक्षेपक बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में एक ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगेगा। ठीक है ना, जिसका मान जो कितने कोण से ये विक्षेपित हो रही है कुंडली उसके समानुपाती होगा। ठीक है ना, वो जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ऐंठन बल आघूर्ण, उसका मान फाई किस कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ उसके डायरेक्ट समानुपाती होगा, जो हम लिखेंगे। तो इसके बाद इतने ही समीकरण 2 के बाद डायग्राम का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया। अब सिद्धांत और क्रियाविधि में डायग्राम ज्यादा काम नहीं आएगा, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये जो दर्पण है ये क्रियाविधि में काम आएगा। ठीक है ना, दर्पण का काम क्रियाविधि में होगा, इसलिए हम थोड़ा सा वहां देखेंगे। चलो, अब क्या हो? विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण, विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण, विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण फास्फोर ब्रोंज के तार में ऐंठन उत्पन्न होगी, अर्थात एक ऐंठन बल आघूर्ण, ऐंठन बल आघूर्ण, ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है ना, ऐंठन उत्पन्न होगी जिसके कारण ऐंठन बलयुग्म या बल आघूर्ण कार्य करेगा। इसका मान ऐंठन बल आघूर्ण का मान कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई से निर्देशित करेंगे, के समानुपाती होता है। के समानुपाती कितने कोण से विक्षेप हुआ, कितना विक्षेपित होती है कि उस कोण से हम मापेंगे इसको, के समानुपाती होता है। अर्थात इसको टो आर से निर्देशित करेंगे, समानुपाती फाई, टो आर समानुपाती फाई। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लेते हैं सी। सी एक नियतांक है जिसका मान, इसको समीकरण संख्या 3 दे देते हैं। सी एक नियतांक है जिसे कैसे परिभाषित करेंगे? एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक ऐंठन बल आघूर्ण, जिसे एकांक विक्षेप, फाई का मान 1 ले लो तो टो आर बराबर सी हो गया। तो एकांक विक्षेप के लिए
एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक ऐंठन बल आघूर्ण कहते हैं। ऐंठन बल आघूर्ण कहते हैं। सी का मान एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक बल आघूर्ण ऐंठन बल आघूर्ण के इक्वल होगा। अब देखो संतुलन अवस्था में टो डिफ्लेक्शन का मान टो आर के बराबर होना चाहिए। संतुलन अवस्था में ये जो विक्षेपक बल आघूर्ण है वो ऐंठन बल आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। दोनों मान बराबर कर लो। इसका मान है बेटा NIAB और वो मान है C5। मैं अगर यहां से I रखना चाहूं तो NAB को अपॉन में ले जाऊं तो I इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू 5। और ध्यान से देख यहाँ पे C अपॉन NAB एक नियतांक हुआ। C अभी आपने बोला नियतांक है, N कुंडली में फेरों की संख्या, A उसके तल का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र। क्या सब नियत है? ये सब नियत है तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। K बराबर C अपॉन NAB। तो आपके पास सूत्र आ गया I बराबर K5 अर्थात I समानुपाती 5। इसको समीकरण संख्या दे लेना 4। I समानुपाती 5। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में हम जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसी हिसाब से विक्षेप उत्पन्न होगा। I का मान phi पर निर्भर करेगा या phi का मान I पर निर्भर करेगा। इसका मतलब कुंडली में जितनी धारा, जिस अनुपात में धारा प्रवाहित करेंगे विक्षेप उतना ही फास्ट। अगर धारा का मान ज्यादा होगा तो विक्षेप फास्ट होगा और धारा का मान कम होगा तो विक्षेप धीरे धीरे होगा। ठीक है, यह आपका सिद्धांत हो गया। ये इस सिद्धांत है, मतलब यही कॉन्सेप्ट है इसका कि I समानुपाती 5। कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो धारा के समानुपाती होगा। ठीक है ना, I समानुपाती 5 का मतलब जितनी धारा प्रवाहित करेंगे विक्षेप उसी अनुपात में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत हो। अब इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं बेटा। क्रियाविधि भी आसान है, देखो क्रियाविधि। ठीक है, सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया और इसका सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। I समानुपाती 5 हमें प्रूव करना है। आपको इस K का सूत्र भी याद रखना काम आएगा, मतलब ये सूत्र भी काम का है, इसको अपने को याद रखना है। देखो ध्यान से, अपन बात करें क्रियाविधि की। छोटी सी क्रियाविधि है इसकी, कैसे काम करता है। आपने देखा कि भाई जैसे हमने धारा उसने प्रवाहित करी तो कुंडली विक्षेपित हुई थी या विक्षेपक बलाघूर्ण उस पे लगा तो कुंडली किसी कोण से विक्षेपित हुई होगी। ठीक है, तो आपने जो उस डायग्राम में देखा कि समतल दर्पण जो लगा रखा था वो लैंप स्केल विधि, इसकी क्रियाविधि में कौन सी विधि काम में लेते हैं? लैंप स्केल विधि। लैंप स्केल विधि की सहायता से विक्षेपक कोण का मान ज्ञात किया जाता है। कोण का मान ज्ञात कर लिया जाता है। कौन सी विधि से? लैंप स्केल विधि से। एक्चुअल में क्या करेंगे अपन? लैंप स्केल, देखो लैंप आपने देखा होगा, लैंप जला दिया आपने, या हम बोलेंगे कि प्रकाश आपतित किया हमने। कोई प्रकाश किरण जब हम दर्पण पे आपतित करते हैं तो जितने कोण से आपतित करते हैं उतने से वो क्या होती है? परावर्तित। परावर्तन का नियम यही है। तो हमने कोई प्रकाश किरण मान लो पहले आपतित कर रखी थी, वो सीधी थी ऐसे। अब आपने जैसे ही उस पे धारा प्रवाहित करी तो कुंडली विक्षेपित हुई फाई कोण से। फाई कोण से वो विक्षेपित होगी, कुंडली तो ऐसे होगी। अब पहले देखो वो फाई का मान 0 था, जितने कोण से आपतित हुई उतने से परावर्तित हो गई। अब जैसे ही धारा प्रवाहित करी कुंडली, हमने बोला कि फाई से विक्षेपित हो गई। अब प्रकाश किरण तो वहीं से आ रही थी ना, फाई से ही आ रही थी। प्रकाश किरण फाई से ही आ रही थी, फाई कोण से ही आपतित थी, या मैं बोलूं वो कोण फाई था आपका पहले। ठीक है ना, ये फाई से विक्षेपित हो गई, सॉरी प्रकाश किरण तो वैसे ही आ रही थी। तो अब जो परावर्तन होगा वो 2 फाई से होगा। मैं ऐसे बोलूं कि जो लैंप है वो स्मॉल डी ऊंचाई पे है और लैंप और उस दर्पण के बीच की दूरी कैपिटल डी है, और ये जो परावर्तन कोण है वो 2 फाई है। परावर्तन कोण कितना है? 2 फाई। अगर मैं यहां से tan 2 फाई का सूत्र पूछूं आपसे, tan 2 फाई बराबर स्मॉल टी बटा कैपिटल डी।
स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। फाई अल्प होने की स्थिति में 2 फाई लिखा जाएगा इसको, स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। कैपिटल डी नियत है, 2 नियत है, या फाई बराबर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ट्वाइस डी। फाई समानुपाती स्मॉल डी, यहां से प्रूफ हुआ फाई समानुपाती स्मॉल डी, और फाई तो आई के समानुपाती भी है, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात आई समानुपाती फाई समानुपाती स्मॉल डी। इस तरह से हम इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यही था सिद्धांत में। आपने वो जो दर्पण लगाया था उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले हम उस पर आपतित कर रहे थे, प्रकाश किरण जब धारा प्रवाहित नहीं करी थी तो उसमें कोई विक्षेप नहीं था, पर जैसे ही धारा प्रवाहित कर दी तो आपकी कुंडली फाई से विक्षेपित हो गई। अब वो किरण तो आपतित किरण तो फाई एंगल पे होगी और परावर्तित कितने पे होगी, 2 फाई पे, ठीक है ना। तो ये परावर्तन कोण 2 फाई हो गया, इसको हम परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक निलंबित कुंडली धारामापी की सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि हमने अच्छे से कर ली। अब जो दूसरी है कौन सी, किलकित कुंडली धारामापी, उसका सिद्धांत क्रियाविधि यही लिखना है अगर पूछता है एग्जाम में, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, केवल उसकी रचना चेंज होगी बेटा। उसकी रचना थोड़ी सी हमें अलग करनी है, और वो देखो बहुत इजी है, रचना भी जो है उसकी इजी है, वो भी हम देख लेते हैं। किलकित कुंडली धारामापी की रचना अगली जो है वो हमारे पास है किलकित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी। सारी चीजें वही है, बस इसकी बनावट जो है ना उसमें थोड़ा सा चेंज। आपने जो चुंबकीय क्षेत्र लिया वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र या अवतलाकार इस तरह से ही लेना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये N और ये S, कुंडली आपकी वही है पहले वाली, कुंडली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कुंडली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, कुंडली आपकी वही है जिसमें फेरों की संख्या N है। इसमें क्रोड भी वही रखनी है, नरम लोहे वाली क्रोड ही रखनी है आपको। अब आपको क्या करना है कि जो पहले आपने स्टैंड बनाया था या पहले आपने जो फास्फोर ब्रॉन्ज जोड़ा था वो मरोड़ी टोपी की सहायता से, या एक पॉट जो है वो स्टैंड से जोड़ दिया था, और इधर आपने मरोड़ी टोपी लगाई थी। मरोड़ी टोपी की जगह आप 2 चूल काम में लोगे। इस टाइप के 2 चूल होते हैं जिनके बीच में ये तार जो है इस तरह से फिक्स किया जाता है, ये फास्फोर ब्रॉन्ज का। ऐसे ही नीचे भी वो चूल अपन लगाएंगे, और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे, मतलब 2 स्टैंड, इनको चूल बोलते हैं, पीओआई टेप, ठीक है ना। इनके बीच फास्फोर ब्रॉन्ज के तार को कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर इसमें जो अपन तार निकालते हैं ना धारा प्रवाहित करने के लिए, तो यहां बीच में कुंडली लगा के, जैसे मान लो T1 और ऐसे इधर T2, बस इतना सा अलग है, बाकी सब चीजें वही है, T1 और ये T2। इसकी रचना में आपने वहां मरोड़ी टोपी या स्क्रू की सहायता से अपन ने T1 T2 पॉट निकाले थे, यहाँ पे 2 चूल लगाने इस तरह से, ठीक है ना। दोनों के बीच में आपका फास्फोर ब्रॉन्ज तार है ना फिक्स करना है। इस प्रकार की धारामापी को बोला जाता है किलकित कुंडली धारामापी। केवल किताब से देख लेना डायग्राम, ऑलमोस्ट यही है, केवल आपको डायग्राम याद रखना है इसकी रचना का, क्रियाविधि और सिद्धांत वो का वही है जो पहले किया आपने निलंबित कुंडली धारामापी वाला। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब आपके पास कुछ परिभाषाएं हैं, इसकी सहायता से एमीटर वोल्टमीटर का निर्माण कैसे किया जाता है वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।